बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़ा और सेहत और मैं हूं आपके साथ फ़ैज़ा रियाज। रोज़ाना लाहौर न्यूज़ आपके लिए एक खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आता है जिसमें हमारे साथ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद होते हैं और वो तमाम लोग वो किसी भी एज ग्रुप से हों, उनको जो भी मसले मसाइल हों, हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम इस बारे में जान सकें, आपकी क्वेरीज को हल कर सकें। तो आज हमारे साथ बड़ी खूबसूरत हमारी मेहमान न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं खदीजा अमान। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत लग रही हैं आप हमेशा की तरह, ग्लो कर रही है आपकी स्किन। और आपने हमें बता के जाना है कि हमारी स्किन भी कैसे ग्लो करे। क्या हम ऐसे न्यूट्रिशन डाल दें? नहीं छोड़ी जाती हमसे फ्राइड आइटम्स, नहीं छोड़ सकते हम समोसे पकोड़े, क्या करें हम? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। इसी में सारा आपने बोलता है ना कि दरिया को कूजे में समा दिया कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको समोसे पकोड़े दे के मुंह उधर करना पड़ेगा। हर वो चीज जो आपको अपीलिंग नजर आएगी आपको नहीं खानी है। बस इसका ये हल है। नहीं, इतना मुश्किल हल भी नहीं है। लाइक हम थोड़ा सा क्वांटिटी पे काम कर सकते हैं। लाइक अगर आपको समोसे बहुत ज्यादा पसंद है तो आप उसको घर पे बनाएं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि घर पे बनने वाली चीज बहुत साफ सुथरी होती है। अच्छा, और तो घर का ऑयल भी तो हम यूज करते हैं। अब एक ही ऑयल को हम कितने दिन तक चलाते हैं, तो वो भी तो क्लिनिकली साइंटिफिकली तो बहुत ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप एक ही ऑयल को बार बार गर्म करें और बार बार उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि होता ये है कि ये गर्म करने से वो ऑयल ट्रांस फैट में तब्दील हो जाता है और जो ट्रांस फैट है उसका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बल्कि आप ये कह लें कि वो पेशेंट्स या वो लोग जो कि ऑलरेडी कार्डिक पेशेंट्स हैं या ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर का उनको मसला रहता है या ऑलरेडी वो उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं रहता या उनको उसको नॉर्मल रखने के लिए थोड़ा एफर्ट पुट करना पड़ता है, तो उनके लिए तो ट्रांस फैट्स इज टोटली शुड बी अवॉइडेड। ये बहुत इशू आता है कि बहुत से लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनको मसला नहीं भी होता वो हाई हो जाता है, यूरिक एसिड हाई हो जाता है। ये इसकी क्या वजह है? कहाँ? अच्छा, यूरिक एसिड तो बहुत ज्यादा कॉमन है रमजान में उसका हाई हो जाना, क्योंकि उसकी एक जो रीजन है जो बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही होती है वो डिहाइड्रेशन है। ओके, मतलब डाइट भी एक बाद में डिस्कस करने वाली बात है, लेकिन रमजान में यूरिक एसिड का शूट कर जाना उसकी एक रीजन ये होती है कि डिहाइड्रेशन और दूसरी रीजन उसकी ये होती है कि लैक ऑफ एक्टिविटी। क्योंकि हम बहुत ज्यादा थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारा रोजा है तो हमने असर के हमने थोड़ा रेस्टिंग मोड में रहना है, या हम इस डर से कि हमें बहुत ज्यादा प्यास ना लगे या हमें वक्त से पहले भूख ना लग जाए तो हम थोड़ा अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा कम कर लेते हैं। तो वो जो लैक ऑफ एक्टिविटी है और वो जो डिहाइड्रेशन है वो रीजन बनती है आपकी यूरिक एसिड का। अगर हम डाइट की बात करें तो ऑब्वियसली जैसे अब फ्राइड आइटम्स की ही हम बात करते हैं कि यूजुअली अगर हम हफ्ते में एक दफ़ा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं या 10-15 दिन में हम एक दफ़ा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रमज़ान में ये होता है कि वो चीज़ें डेली बेसिस पे आपकी दस्तरखान का हिस्सा होती हैं। तो जब एक चीज़ को आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियसली वो अपना इम्प्रेशन तो देगी और वो इम्प्रेशन फिर इसी तरह से आ रहा होता है कि आपकी जो लैब्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही होती हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो रहा होता है, आपका यूरिक एसिड जो है वो बॉर्डर लाइन को टच कर रहा होता है। और कोलेस्ट्रॉल वाली बात भी बिल्कुल ठीक है कि वो लोग भी जो रमज़ान से पहले बहुत नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल में लाई कर रहे होते हैं उनका लिपिड प्रोफाइल भी डिस्टर्ब हो जाता है। और उसकी रीज़न यही है कि डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे पराठा, डेली बेसिस पे फ्राइड आइटम्स, डेली बेसिस पे थोड़ा स्पेशल खाना जैसे कि सब्जी रोटी कोई भी खाना पसंद नहीं करता। 30 डेज आप खुद को ट्रीट कर रहे एग्जैक्टली सब्जी रोटी बनाओ तो आई गेस सबके मूड ऑफ हो जाए कि भाई ये क्या बना दिया, हम इफ्तारी कैसे करेंगे। दालें अगर बन जाए तो मूड ऑफ हो जाता है। वो जो एक फैंसी फूड है, वो जो एक थोड़ा लश पश है, उसकी वजह से फिर ये इम्प्रेशन आता है। लेकिन उसको थोड़ा बैलेंस इस तरह से कर लेना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज अब हम फ्रूट कॉकटेल की बात करते हैं, लाइक हम खुद कह रहे होते हैं कि गो फॉर फ्रूट कॉकटेल, आप फलों का इस्तेमाल करें, आप मिक्स फलों का इस्तेमाल करें, ये आपको विटामिन्स देंगे, ये आपको मिनरल्स देंगे। लेकिन क्या होता है कि उसमें हम बहुत ज़्यादा वाइट शुगर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मेरा पॉइंट ये होता है कि जो फल है वो तो खुद मीठा है, तो उसको मजीद क्या मीठा करना। और आप जब फ्रूट कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी जो एक क्रेविंग है फॉर मीठा वो सेटल हो जाएगी। लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक उसमें हम मजीद मीठा ऐड नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ टेस्ट। वो ये एग्जैक्टली तो टेस्ट डेवलप हो गया था आपके टेस्ट बड्स में वो चीज। लेकिन
जैसे मीठा सेटल डाउन हो जाता है, ऐसे ही कम मीठा भी सेटल डाउन हो जाएगा। Exactly. और फिर रिप्लेसमेंट भी हैं। जैसे कि आप स्टीविया ऐड कर लो, अगर स्टीविया नहीं तो आप शक्कर ऐड कर लो, अगर शक्कर नहीं तो आप हनी ऐड कर लो। तो ये चीजें भी आपकी फ्रूट चाट को मजा भी देंगी और आपकी सेहत को बहुत ज्यादा उस पर बुरे असरात भी नहीं होंगे। तो ये वो कैटेगरीज है जिसको लेके चलना होता है, और ये वो सिम्टम्स हैं जिसको बहुत ज्यादा आपको नोट करना पड़ता है। डायबिटिक पेशेंट शुड नॉट बी वेरी इग्नोरेंट। वो रोजा रख के बहुत केयर फ्री नहीं हो सकता। उसको अपने सिम्टम्स को देखना चाहिए, उसको अपनी तबीयत को देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और एक डायबिटिक पेशेंट का भी जो पूरा रेजीम होता है ना, वो बड़ा वेरी कर रहा होता है। कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसका 120 शुगर लेवल भी होगा तो वो बहुत लेथार्जिक होगा, किसी का 100 भी हो जाएगा तो वो नॉर्मल होगा। तो ये भी बात होती है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पेशेंट टू पेशेंट चीजें बहुत ज्यादा वेरी कर रही होती हैं। इंडिविजुअल हैज हिज ओन बॉडी और अपनी बॉडी की एक रिदम होता है जिसमें सब कुछ चल रहा होता है, तो वो उस रिदम को मेंटेन करना होता है। बेसिकली नॉर्मल डेज में तो हम ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। आप ये मत देखो कि भाई आपकी जो कजन है वो तो सारे रोजे रख रही है, या आपकी जो कजन है वो तो एक गोली पे सेटल है, या आपकी जो फ्रेंड है वो तो इंसुलिन के बगैर जा रही है। नो नीड टू कॉपी एनीवन। ये आपका बॉडी सिस्टम है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, इसको आपने 3 डायमेंशनली मेंटेन करना है। 3 डायमेंशनली में क्या आ जाता है, जिसमें आपकी कैलोरीज, आपकी डाइट, आपकी मेडिसिन और आपकी एक्टिविटी। इसमें कोई एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी या एक दूसरे के साथ कोई रेस नहीं होनी चाहिए। होना भी नहीं चाहिए भाई। अब ये वो स्टडी थोड़ी है कि मैंने भी फर्स्ट आना है और ये रेस कि अगर के आप कहेंगे भाई वो मेरी जो फ्रेंड है वो भी डायबिटिक है, वो तो 40 मिनट्स वॉक कर रही है, मैं भी करूंगी। नो, आप खुद को देखो कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी क्या हो सकता है आप 45 से ज्यादा कर लो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अगर हमने स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि ये कॉमन डिजीजेस हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो हर घर में या हर फैमिली में कोई ना कोई होता है, और कार्डियक पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, बिकॉज ये जो शुगर का है वो भी हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो भी मशीन्स घर में इजीली अवेलेबल होती हैं, आप चेक कर सकते हैं। कार्डिक एक ऐसा इशू है जिसमें हम खुद में घर से कोई टेस्ट नहीं कर सकते। कार्डिक पेशेंट्स इज क्वाइट इन अ सेफर जोन। जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू डायबिटिक पेशेंट्स, या एज कम्पेयर टू दोज पेशेंट्स जिनकी थोड़ी सी किडनी जो सा है वो डिसफंक्शनल हो जाती हैं, उसके निस्बत जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनका रोजा रखना थोड़ा बेहतर और थोड़ा आसान होता है। उसमें सिर्फ अगर इशू आता है तो वो ये आता है कि एक तो उनकी दवाई जो कि सुबह दोपहर शाम वो ले रहे होते हैं, तो उनको रोजे से पहले अपने डॉक्टर, अपने मौलिद से पूछना पड़ता है कि वो उन्होंने कौन सी दवाई, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी दवाई सुबह के वक्त में चाहिए और कौन सी दवाई रात के वक्त में चाहिए। अगर वो पेशेंट खुद से बाज दफा स्विच करते हैं तो मेडिसिन कंज्यूम करने के बावजूद बॉडी को फायदा नहीं हो रहा होता, तो दे हैव टू सी देयर फिजिशियन, दे हैव टू सी देयर डाइटिशियन बिफोर रमजान। और बहुत ज्यादा उनको ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हम उनको कहते हैं कि जी नमक का इस्तेमाल कम करें, चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, लेकिन वो नमक का इस्तेमाल कम और चिकनाई का इस्तेमाल कम बाज़ दफ़ा उनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पैदा कर देता है। तो फिर उधर आते हैं कंडीशनल ट्रीटमेंट्स। कंडीशनल ट्रीटमेंट्स ये होते हैं कि जो इन द लॉन्गर रन नहीं होते, लेकिन अगले 24-48 घंटे के लिए होते हैं। कि जैसे एक पेशेंट आपके पास आता है तबीयत ख़राब के साथ, हम उसके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं, जी उसमें सोडियम की कमी जा रही है, देन वी हैव टू टेल देम भाई आपको सोडियम थोड़ा, नमक का इस्तेमाल थोड़ा करना है। आज के दिन आपको अगर थोड़ा सा एडिड सॉल्ट भी यूज करना पड़े तो यू मे गो फॉर इट। ये होते हैं कंडीशनल, ये होते हैं कंडीशनल ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली, अगले 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए, जब तक कि आपकी तबीयत सेटल नहीं हो जाती, आपको जो कमजोरी महसूस हो रही है वो सेटल नहीं हो जाती, और आपको अपनी बॉडी में जो एक वीकनेस फील हो रही है वो सेटल नहीं हो जाती, तब तक आप इन रिजीम्स को फॉलो करें। वंस यू गेट फील बेटर, आप दोबारा रोजे की तरफ वापस जा सकते हैं। ये हो गया, मतलब छोटे छोटे प्रिकॉशंस है ना, आप वो इख्तियार कर लें और उसके बाद आप फिजिकली भी फिट रहेंगे और रोजा भी अपना निभा लेंगे। अच्छा, डाइट की आप बात करी थी कि जितनी दही का कि उसके फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वो हमारी वैसे ही बॉडी सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है। अच्छा, समटाइम अब ये भी एक इशू आता है कि वो लोग जो कि अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो दही में भी फैट्स होते हैं, तो दही उनको खानी चाहिए या नहीं खानी? क्योंकि दही में भी भलाई होती है और वो
एक फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हो तो यू हैव टू गो ऑन फैट फ्री डाइट, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ फैट की जो है ना ऑप्शंस, आपको उसको चेंज करना है। यू हैव टू ऐड द गुड फैट्स एंड यू हैव टू एलिमिनेट द बैड फैट्स। और उसके बाद ये कि अगर क्वांटिटी को कम भी करना है तो कभी भी आप उसको टोटल एक्सक्लूड ना करें अपनी डाइट एकदम से कुछ भी नहीं। क्योंकि जब आप उसको टोटल एक्सक्लूड करेंगे तो फैट की हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले कर रहा है। अगर आप उसको टोटल एक्सक्लूड कर देंगे देन यू मे हैव द, आपको हेयर फॉल का इश्यू हो सकता है, आपकी स्किन खराब हो सकती है, आपके नेल्स खराब हो सकते हैं, आपकी ओवरऑल जो बॉडी की परफॉर्मेंस है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ऑफ योर बॉडी वो खराब हो सकती है। तो नेवर गो फॉर फैट फ्री डाइट। तो जब ऐसा है कि हमें थोड़ा सा फैट अलाउड है, तो उसमें जो हमारा ये जो घर का बना हुआ दही है जो कि बलाई उतरे दूध से बनता है, इट्स परफेक्टली फाइन, इसका कोई नुकसान नहीं है, मतलब नुकसान नहीं है। तो वैसे वो जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, अब उनको भी देख लें कि वो भी लोग हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो कहेंगे जी हमने तो अपना ये, अब जैसे मैं अक्सर डिस्कस करती हूँ कि शादियों का सीजन अब आगे स्टार्ट हो जाएगा, तो जो दुल्हन बनने जा रही है उन्होंने वो एक टारगेट सेट किया होता है कि भाई 1 महीने के अंदर हमने तो 10 kg या 15 kg लॉस कर लेना है। उन्होंने ये इस तरह टारगेट सेट किए होते हैं, तो उनको क्या रिकमेंड करेंगे आप? एक तो ये कि आप देख रहे हो कि आपका क्या बॉडी वेट है, तो आप इसको एक टारगेट ऐसे मत बनाओ कि आपको 15 दिन में इतना कम करना है या 1 महीने में इतना कम करना है। हमारे यहाँ पंजाब में ऑब्वियसली अगर शादी प्लान हो रही है तो वो 1 साल या 6 महीने तो कम से कम इतना टाइम होता है आपके पास। तो अगर आपको लगता है, और आपको ठीक ही लगता होगा, अगर आपको लगता है कि आपका वेट ज्यादा है तो आप सबसे पहले अपने फिजिशियन, अपनी डाइटिशियन को कंसल्ट करो, रादर देन कि आप इसको बिल्कुल लास्ट टारगेट रखो और फिर उसको भी आप पोक करो कि भाई अब 1 महीने के अंदर अंदर हमें रिजल्ट्स दो, और खुद भी आप परेशान हो। क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती कि आप फाकों पे जाएं, आप लो कैलोरिक डाइट पे चले जाएं, क्योंकि शादी के बाद बॉडी की अपनी एक बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज बढ़नी होती हैं। आप प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हो, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं। तो इट्स अ वेरी फुलिश कि आप बिल्कुल उस पे क्रैश डाइट पे चले जाओ। नेवर एवर गो फॉर क्रैश डाइट। और वो तभी होगा जब आप उसके लिए टाइम निकालोगे। जब टाइम निकालोगे, मॉडरेट रखोगे अपनी कैलोरीज को, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपको बहुत ज्यादा फाकों पे भी नहीं जाना पड़ेगा। और जिन्होंने गेन करना है वो फिर खाते हैं जो मर्जी। अच्छा, ये जो गेन करना चाहते हैं उनका माइंड ये है कि जो मिले खाओ, जो मिले खाओ। और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं, वो ये कहते हैं हम इतना खाते हैं, पोटैटोज खाते हैं, मीठा इतना खाते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता। ओह माय गॉड, दे आर सो ब्लेस्ड। नहीं, अगर वो कोई बिल्कुल ही सिंगल पसली नहीं, थोड़ा फैट तो बॉडी में होना चाहिए ना। बिल्कुल। इसका ये है कि वी हैव द पैरामीटर्स, आपकी क्या हाइट है और उस हाइट के अकॉर्डिंगली आपका आइडियल बॉडी वेट क्या है। बाज़ दफ़ा पेशेंट बिल्कुल आइडियल बॉडी वेट पे होता है और फिर भी कह रहा होता है मुझे गेन करना है, तो हम उसको काउंसल करते हैं कि डोंट गो फॉर इट। वो जो तुम गेन करोगे तुम्हें थोड़े अरसे के बाद तुम्हें प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। हाँ, लेकिन वो बच्चे जो कि आपको लग रहे हैं थोड़े स्लीक, थोड़े स्लिम और उनका वेट भी आइडियल बॉडी वेट से थोड़ा कम है, उसके लिए हमें उसको मैनेज करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले तो यही होता है कि आप अपनी कैलोरीज पे काम करें। और लेट्स सपोज कि अगर कैलोरीज बढ़ा के भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, देन वी हैव टू चेक द हार्मोन्स। फिर हमें हार्मोन्स को भी असेस करना पड़ता है। मतलब है सारा क्लिनिकली और मेडिकली टर्म। खुद से हम कुछ भी कर ले तो वो बॉडी, और जैसे वेट स्टक हो जाता है ना, तो ना वेट बढ़ता है ना कम होता है, तो वो सिचुएशन में आ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मकसद आपको बुलाने का बार बार यही होता है कि हमें मुफीद मशवरे मिल सके और हम अपने आप को, अपनी हेल्थ रूटीन को जो है वो एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।